नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिल सके, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता भी देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या हैं आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ कानून जगत के एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। तो अगर आपके साथ किसी तरह की नाइंसाफी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधा संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़ें, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011-230-94013 और 011-230-94014। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapkakanun.rstv@gmail.com। और इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। रियल एस्टेट में अगर आपने निवेश किया है या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो एक ग्राहक के तौर पर आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। रेरा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम घर खरीदारों के हितों की रक्षा करता है। भारत सरकार ने साल 2017 में एक एक्ट लागू किया था जिसके अंतर्गत रियल एस्टेट यानी जमीन और या प्रॉपर्टी से संबंधित सभी गैर कानूनी कार्यों को प्रतिबंधित किया जा सके। इस एक्ट का नाम रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रखा गया। कई जगहों पर बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा एक लंबे समय से गैर कानूनी रूप से कस्टमर से पैसे लिए जा रहे थे और फ्लैट्स के नाम पर या तो सेवा सही ढंग से नहीं दी जा रही थी, कंस्ट्रक्शन सही नहीं हो रहा था, या फिर समय पर उन्हें पोजीशन नहीं दिया जा रहा था। और इसके लिए ये कानून लाया गया। रेरा कानून क्या है, नियम क्या है और इसमें आप शिकायत कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ रोहित पांडे हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। डॉक्टर के खंडेलवाल हैं हमारे साथ, चेयरमैन रेरा गुरुग्राम से। और हमारे साथ गौरव गुप्ता भी जुड़ रहे हैं जो संयुक्त सचिव हैं क्रेडाई एनसीआर के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं इस पर कि किस तरह से रेरा बेहद अहम है एक ग्राहक के तौर पर। अगर आप मकान अगर खरीद रहे हैं तो के खंडेलवाल जी, पहले आपके पास हम आना चाहेंगे कि रेरा कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरह से ग्राहकों के अधिकारों का संरक्षण इस के तहत होता है। एक बहुत लंबे समय से रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड की जाती रही कि रियल एस्टेट सेक्टर अनरेगुलेटेड है। तो ये पहला प्रयास हुआ जब रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया है। 1 मई 2016 को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट अस्तित्व में आया। इसके कुछ प्रावधानों को तुरंत लागू किया गया और 1 मई 2017 से जो बाकी के प्रावधान थे उनको लागू किया गया। यानी 1 मई 2017 के बाद यह कानून पूर्ण रूप से लागू हुआ। आपको ये समझना होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में 3 स्टेक होल्डर्स हैं जी। एक बिल्डर है जिसको एक्ट कहता है प्रमोटर, दूसरा है बायर जिसको एक्ट टेक्निक नाम देता है एलओटी जी, और तीसरा रियल एस्टेट एजेंट। आपको ये समझना होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इससे पहले था जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में एक जनरल लॉ है जिसमें रियल एस्टेट के कंज्यूमर्स भी अपना केस डाल सकते थे, अपनी शिकायत दे सकते थे। कंज्यूमर ही केवल शिकायत दे सकता था। इस एक्ट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है जी। इसमें एक एलओटी को राइट दिया गया है। एलओटी कंज्यूमर भी हो सकता है, एलओटी इन्वेस्टर भी हो सकता है। तो इस डिस्टिंक्शन को समझना होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जहां कि उसका दायरा सीमित था, केवल कंज्यूमर ही जा सकता था, एलओटी कंज्यूमर, इन्वेस्टर कंज्यूमर नहीं जी जी वो जा सकता था। दूसरा, प्रमोटर के लिए कोई तरीका नहीं था
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रमोटर नहीं जा सकता था वहाँ, जी जी न रियल एस्टेट एजेंट जा सकता था। तो ये एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर के तीनों ही जो स्टेक होल्डर्स हैं जी उनका आपस में यदि कोई विवाद है तो तीनों ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नाउ इस एक्ट में यानी ये एक्ट बड़ा विस्तृत है, 92 सेक्शंस और 10 चैप्टर्स में एक्ट बना हुआ है जी इस एक्ट में क्या चीज़ है? इस एक्ट में प्रमोटर जो है उस प्रमोटर के ऑब्लिगेशंस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रमोटर ने क्या करना है। पहली बार उसके ऑब्लिगेशंस को इस एक्ट में रेखांकित किया गया है। जी दूसरी चीज एलओटी के राइट्स और ड्यूटीज क्या है, एलओटी के भी बताए गए आपके राइट्स हैं, आपकी ये ड्यूटीज हैं। जी जो ड्यूटीज हैं वो आपने फुलफिल करनी है। ड्यूटीज आप फुलफिल नहीं करेंगे, प्रमोटर अपने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करेंगे तो उनको पिनलाइज किया सकता है। तीसरा रियल एस्टेट एजेंट, जी पहले बहुत सारे झूठे वायदे करके रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकर्स मिडिल जो मैन होता था ये बहुत सारे वायदे कर देते थे, एलओटी उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता था, बाद में मालूम पड़ा वो वायदे झूठे थे। तो उनके लिए भी एक कोड इस एक्ट के अंदर दिया गया है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जी 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 अब ये बात आती है कि एक्ट लागू क्यों, ये एक्ट आया क्यों? सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की गाड़ी मेहनत की कमाई बिल्कुल रियल एस्टेट में लगा दी। 4 तरह की मेन समस्याएं थी। उनको कहा गया कि 3 साल में पैसे मिलेगा, 8 या 10 साल हो गए, जी टाइमली डिलीवरी नहीं थी। नंबर 2, जो लेआउट प्लान, जो बिल्डिंग प्लान, जो स्पेसिफिकेशंस, जो प्लान्स थे उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ, वो यूनिलेटरली बिल्डर के द्वारा चेंज कर दिए जाते थे। जी किसी एरिया बढ़ा देते थे, किसी एरिया घटा देते थे, कुछ एमिनिटी चेंज कर देते थे। तीसरी चीज जो थी कि जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस थी उस प्रोग्रेस पर किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं थी। बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं होने से क्या हुआ, प्रोजेक्ट में डिले होने लगे। और सबसे अहम जो समस्या थी कि बिल्डर्स ने पैसा तो आपसे ले लिया इस प्रोजेक्ट में और उस पैसे को कहीं और लगा दिया। साइफनिंग ऑफ द फंड जो है ना, साइफनिंग ऑफ द फंड्स और डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ये सब बड़ी समस्या थी। तो इन 4 मुख्य समस्याओं को और बहुत सारी चीजें एड्रेस करता है, लेकिन जो एलओटी से संबंधित ये 4 मुख्य समस्याएं थी, इन समस्याओं को पूरी तरीके से एड्रेस करता है ये एक्ट। और ये एक्ट क्या कहता है कि हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अब रजिस्टर्ड कराना होगा। जी प्रायर रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी बिफोर मार्केटिंग, बुकिंग, एडवर्टाइजिंग और एनीथिंग। बहुत अहम बातें आपने बताई हैं और क्या कुछ एक्ट में बातें लाई गई हैं उसे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स ज़्यादा बायर और बिल्डर्स के बीच में किस तरह की आई हैं, क्योंकि हमने कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के देखे, कड़े फैसले जो सुनाए गए बिल्डर्स के खिलाफ भी, लेकिन बायर्स के हितों की रक्षा हो वो किस तरह से इस पूरे रेरा कानून में हम देखने को हमें मिलता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में जो रेरा आया वो इस वजह से आया कि बायर और बिल्डर के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही थी वो इस वजह से आया जी। और उसके दूरियां बढ़ने से क्या होने लगा कि आपके केसेस बढ़ने लगे, कंज्यूमर कोर्ट्स में केसेस बढ़ने लगे, आपके सिविल कोर्ट्स में केसेस बढ़ने लगे, आपके चेक बाउंसिंग के केसेस बढ़ने लगे, क्रिमिनल केसेस होने लगे। तो उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस एक्ट को लागू किया। अब आगे हमें यह देखना है कि किस तरीके से बायर्स को, अब जहां तक अभी खंडेलवाल साहब ने कहा कि इसमें ये जो एक्ट आया है ये बहुत बड़ा एक्ट आया है और इनको सभी लोगों को हितों में ध्यान में रखते हुए आया है। इसमें बायर्स के लिए भी है ध्यान में रखा गया है और बिल्डर्स को भी देखा गया है। इसमें अगर वो अब आप बायर्स को लेंगे, उसको पोजीशन टाइम से नहीं मिल रहा है इसलिए उसे कोर्ट में जाना पड़ रहा है। बिल्डर्स की अगर को देखते हैं, उनकी तरफ जाते हैं आप, तो उनको अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम होती है जहां पे उनको पोजीशन, कंप्लीटली पोजीशन नहीं मिलता है, उनके प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको लेकर के आप कोर्ट में दरवाजा जाके खटखटाते हैं। तो अब आगे आपको जब बायर्स जब देखता है कि हमारी गाढ़ी कमाई जो हमने खून पसीने से कमाई हुई पैसा है वो हमारा पैसा लाखों में और करोड़ों में लगा हुआ है, उस पैसे का उसका जो टाइमली उसको पोजीशन नहीं मिल रहा है, तब जाकर के वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट में देखिए जब पहुंचा वो, तो उसको ये रेरा आना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम रहा और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है।
अभी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो सालों साल मैटर आपके चलते हैं, इसमें एक टाइम बाउंड है और उसको मद्देनजर देखते हुए बायर को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। जी बिल्कुल। गौरव, क्रेडाई से हैं आप और 1999 से ये कार्यरत है। किस तरह से हम भूमिका को देखें, और क्योंकि बायर्स और बिल्डर्स की रिलेशनशिप की भी बात हो रही है यहाँ पे कि एक दूरी सी बन गई थी, क्रेडाई किस तरह से देखता है इस रिलेशन को, और रेरा के जो कानून है उसको किस तरह से क्रेडाई की भूमिका उसमें आती है? देखिए, क्रेडाई ने पहले दिन से इस रेरा के एक्ट का खूब स्वागत किया है। क्रेडाई ने टाइम एंड अगेन, जब रेरा बन रहा था तब इंडस्ट्री के सजेशंस और व्यू पॉइंट्स हमने रेरा के फॉर्मुलेशन में रखे। आज भी आप अगर बात करते हैं तो क्रेडाई की मांग हमेशा यही रहती है कि रेरा को और मजबूत करने की ज़रूरत है। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल एस्टेट सेक्टर के सामने आ रही है कि कस्टमर रेरा को अप्रोच ना करके वो या तो कंज्यूमर फोरम जा रहा है, या फिर एक जो नया जो कस्टमर्स को ऑप्शन दिया गया NCLT, कस्टमर उसके वहां पर जा रहा है। क्योंकि रेरा का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट को रेगुलेट या रियल एस्टेट को रेगुलेट करना नहीं है। रेरा का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का। रेरा इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी हो और होम बायर्स को उनका घर मिले। बट जैसे कि अभी खंडेलवाल साहब ने कहा कि रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट डिले होते हैं, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं सर, वेरी वेल एग्रीड विद यू। बट इसका एक बहुत बड़ा पहलू जो आज रेरा में मिसिंग है वो ये है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनके ऊपर हम निर्भर हैं अपने बायर्स को घर देने के लिए, जैसे उन्होंने सीवर डालना है, रोड बनानी है, पानी की सप्लाई देनी है, बिजली की सप्लाई देनी है, अगर वो ये सब चीज़ें टाइमली नहीं देते तो अनवांटेडली बिल्डर जो है रेरा के केसेस फेल करता है, पेनल्टीज देता है, कॉम्पेंसेशन देता है। बट अथॉरिटीज़ अभी इसके एम्बिट से बाहर है। रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी सारे NCLT जजमेंट जो है बिल्डर्स के खिलाफ आए हैं, जिसके अंदर बिल्डर्स को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, IRP अपॉइंट कर दिया गया, और कई केसेस ऐसे हैं जब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की वजह से वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए। तो अभी रेरा को और मजबूत करने की ज़रूरत है, और ये इसको फर्म करने की ज़रूरत है दैट फॉर एनी बायर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट रेरा इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिड्रेसल। जी जी, पहले आप वहां जाएं। अगर रेरा को लगता है कि कंपनी के अंदर कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब इसको NCLT में रेफर करना चाहिए, देन इट शुड गो। यानी कि एक ग्राहक के लिए सबसे पहले अगर कोई अप्रोच करने की जगह है किसी भी तरह की समस्या में तो वो रेरा है। एक घर का सपना कौन नहीं देखता, और जब आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा मकान खरीदने में खर्च करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित होगा। बड़े बड़े बिल्डर अपने वादों के मुताबिक घर का निर्माण और पोजीशन देने में नाकाम रहे हैं। इससे घर खरीदारों को बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। सरकार बिल्डर और खरीदार के बीच के मतभेद के मामलों के निपटारे के लिए रेरा कानून लेकर आई। इसके तहत अब काफ़ी खरीदारों को फायदा हो रहा है। आइए मिलवाते हैं आपको नोएडा एक्सटेंशन के आशुतोष कुमार से, जिन्होंने रेरा में अपनी कानूनी लड़ाई जीती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास की गगनचुंबी इमारतें और बड़े बड़े इश्तिहार घर का सपना देखने वालों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। ये हाल देश के हर बड़े शहर का है, लेकिन घर का सपना इतनी आसानी से साकार नहीं होता। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही परिवार से। 2014 में आशुतोष कुमार और उनकी पत्नी रिंकी ने नोएडा के एक प्रतिष्ठित बिल्डर से फ्लैट बुक कराया। नो EMI टिल पोजीशन का प्लान इनके पॉकेट के हिसाब से था, लेकिन वक्त बीता और पोजीशन की नौबत दूर दूर तक नहीं आई। EMI का बोझ भी इनके ऊपर आ गया। पैसे बहुत ज़्यादा चले गए, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हुआ, एंड जिस टाइम फ्रेम में उन्होंने बताया था कि मैं इतना कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, उसका 20% भी पेमेंट 20% भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। काफ़ी बिल्डर से परसू करने के बाद जब फाइनली बिल्डर हमें धमकी देने के मोड में आ चुका, और उसके लोग एक तो हमसे मिलते नहीं थे, और मिलने के बाद भी वो कहते थे कि मैं आप लोग के साथ ऐसा कर दूंगा, बैंक आपके पीछे पड़ जाएगी और आपसे पैसे निकालेगी, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो 10 बिल्डर के साथ मिलके कोई केस जीत जाऊंगा, प्रॉब्लम आपको होगी। जो उसकी इस तरह की धमकी आने लगे, देन मैंने रेरा का रुख किया। इस साल मार्च में मैंने रेरा के पास गया और मैंने अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे बतानी शुरू की। फ्लैट का पोजीशन नहीं मिलने पर आशुतोष ने रेरा जाने का मन बनाया। एक कंज्यूमर के तौर पर कुमार परिवार को कोई अंदाजा नहीं था कि रेरा में उन्हें कैसे पहल करनी है, लेकिन वकील की मदद से उन्होंने मामला दर्ज कराया। जब हम रेरा जाते हैं ना तो उसमें ये पता चलता है कि अब आप एंटर कर रहे हो ना, तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। लॉयर ढूंढते हैं, लॉयर के थ्रू हम अपने पेपर सबमिट करते हैं, फिर केस स्टडी होता है, फिर जज के पास जाता है, वहाँ अपोजिशन के लॉयर आते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, और उसके बाद रेरा एक नॉर्मल रिजल्ट देते हैं। क्या मतलब अपना जो कहते हैं ना कि लास्ट में डिसीजन देते हैं कि हाँ ठीक है आपको रिफ़ंड हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा।
रिफंड हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने दिन में आएगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं, बस रिफंड हो जाएगा। किस डेट में होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। रेरा ने आशुतोष के बिल्डर को दोषी पाया और उनकी मांग को सही ठहराते हुए भुगतान किए हुए फंड को वापस करने का आदेश पारित किया। लेकिन रेरा की सख्ती के बाद भी फैसलों का अनुपालन करने से बिल्डर बचते हैं। आई एम एक्चुअली लकीस्ट वन कि मेरे को रेरा से ये रिफ़ंड का ऑर्डर तो आ गया, बट इट्स ऑलरेडी हैपन 2 मंथ। मेरे को विश्वास है कि जो कम्युनिकेशन मुझे किया गया वो बिल्डर के पास भी गए होंगे, बट वो केवल पेपरों में है कि आपका रिफ़ंड का ऑर्डर आ गया। बिल्डर की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है कि वो मुझे पैसा देगा या वो मेरे से बात करने की कोशिश की। इसके बाद अगेन जब मैं रेरा में कांटेक्ट किया तो उनका कहना है कि अब आपने एजुकेशन फाइल करना पड़ेगा। आई थिंक ये भी एक रेरा का नॉर्म्स होगा कि भैया बिल्डर नहीं पे कर रहा है, फिर से एजुकेशन फाइल करें। तो ये जो गैप है रेरा के ऑर्डर का और बिल्डर के मानने तक का, ये भी एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। बिकॉज हम लोग इसलिए बैठे रहते हैं कि रेरा ने हमें दे दिया है रिस्पॉन्स, अब बिल्डर की तरफ से हमें आने चाहिए पैसे, जो कि नहीं आ पाते हैं। आज आशुतोष खुश हैं कि उन्हें उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिलने जा रही है, लेकिन जो मानसिक और आर्थिक दिक्कतें उन्होंने झेली, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। रेरा का शुक्रगुजार ये परिवार चाहता है कि कानून के अनुपालन को लेकर भी ऐसे नियम बनाए जाएं, जिससे ग्राहकों को जल्दी राहत मिले। कोर्ट डेफिनेटली बायर के सपोर्ट में करती है कि हाँ चलो हमें बिल्डर से इनको पेनाल्टी दिलवानी है, इनके मनी रिफंड करवाने हैं। रेरा सपोर्टिव है, बट रेरा थोड़ा सा और उन पे प्रेशर डाले कि हाँ आप तरीके से आप कंफर्म करो कि कितने दिन में आप पेमेंट कर रहे हो, रिफंड का क्या प्रोसेस होगा आपका, तो थोड़ी ये क्लियरिटी भी हो जाए ना तो और भी बेहतर हो जाए। तो आइए इस केस स्टडी पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। खंडेलवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि बहुत ही मदद मिल रही है रेरा में, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं ग्राहकों के पक्ष में, लेकिन वो एग्जीक्यूशन को लेकर दिक्कत है। सबसे पहले तो बायर को ये समझना होगा कि तरीका क्या है जी। ये कानून ऐसा बहुत रेयर कानूनों में से एक कानून है जिसमें सेक्शन 40 है इसका। जी जी। सेक्शन 40 में कंपेंसेशन, पेनल्टी और इंटरेस्ट जो भी रेरा अथॉरिटी ऑर्डर करे उसकी रिकवरी का तरीका है जी। और ये एक्ट ऐसा है कि नॉर्मल कोर्स में सरकारी ड्यूज जो होते हैं उनको रिकवर करने के लिए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर किया जाता है सरकारी ड्यूज, क्योंकि उनमें माना जाता है सरकारी ड्यूज की फर्स्ट राइट है, उनको रिकवरी होनी चाहिए। ये एक्ट ऐसा है जिसने प्राइवेट रिकवरी को भी पेनल्टी, कंपेंसेशन और इंटरेस्ट जो कि मिलना किसको है, बायर को मिलना, उसकी रिकवरी के लिए भी एक रिग्रेस प्रोविजन डाला है कि वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर हो सकते हैं। नई नई अथॉरिटी सेटअप हुई, टीथिंग ट्रबल्स होती हैं। अदरवाइज कानून में इतना सख्त प्रावधान है कि जैसे ही उसके खिलाफ कवरेज सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, रेवेन्यू अथॉरिटी उसे ला करके रेवेन्यू लॉकअप में बंद कर देंगी। नोएडा में हुआ है। दूसरी चीज, हरियाणा में हम लोगों ने एक स्टेप आगे गए हैं। जो सेक्शन 40 का जो दूसरा वो भाग है, सब सेक्शन 2 है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स हैं कि वो रिकवरी के लिए या ऑर्डर्स की कंप्लायंस के लिए, रेरा ने ऑर्डर कर दिया जी, कोई डिसीजन दे दिया, उसकी पालना हो, उसके लिए सरकार प्रोसीजर प्रेस्क्राइब कर सकती है। हमारे पास सिविल कोर्ट की पावर्स है जी। यदि वो आदमी, जो एक सिस्टम है कानून में, क्या होता है कि आपका जो उद्देश्य रेरा का उद्देश्य है कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके हितों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना, और जो उनके राइट्स हैं, यदि वहीं कहीं हनन होता है किसी का अधिकार का तो उसकी रक्षा करना। यदि मान लीजिएगा कि एक ऑर्डर जारी किया है रेरा ने, एक डिसीजन हुआ है, यदि उसकी कंप्लायंस के लिए सिविल कोर्ट का ऑर्डर होता है, सिविल ऑर्डर की एग्जीक्यूशन का एक अपना तरीका है, क्योंकि कानून के अनुसार ही आप कार्रवाई कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें यह है कि यदि वो आदमी इमीडिएटली उसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट ले लो, प्रॉपर्टी अटैच कर दो, प्रॉपर्टी अटैच करने पर नहीं बात बनती है तो आपको सिविल प्रिजन में 3 महीने के लिए अंदर रख सकते हो। अभी हम लोगों ने गुड़गांव में ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट है, ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट में हमारा निर्णय समय पर लागू नहीं करने के कारण जो नामी और प्रतिष्ठित बिल्डर हैं उनको नोटिस दिया है
कि आप या तो इस तारीख तक कंप्लायंस करें, नहीं तो आप सारे डायरेक्टर्स और सारे मालिक हैं वो उपस्थित हों, ताकि उनको 3 महीने के लिए सिविल प्रिजन में कस्टडी में जा सके। लेकिन सवाल ये है कि आपने बोला तीनों हितधारकों के लिए है रेरा, तो गौरव ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑर्डर हो गया है तो बिल्डर तुरंत उसका कंप्लायंस क्यों नहीं करते हैं, कि एग्जीक्यूशन में जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये बात बहुत समझना ज़रूरी है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे होती है। हमारे पास जो बायर से पैसा आता है वो बिल्डिंग में लग जाता है, ठीक है, वो पैसा डेवलपर अपने पास बैंक में रख के नहीं बैठा, या उसके पास उतनी लिक्विडिटी नहीं। और अगर आज एक प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो मेजर वजह उसकी प्रॉब्लम की ये है कि फंड शॉर्टेज है। अब फंड शॉर्टेज की बहुत वजह हो सकती है। सबसे बड़ी जो मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डर के साथ जो फंड प्रॉब्लम की वजह है वो है मार्केट स्लो डाउन। मार्केट में सेल कम है, ग्राहकों से कम पैसा आ रहा है, इसलिए प्रोजेक्ट पूरा करने में लिक्विडिटी कम है। नो, एज अ डेवलपर, एज अ इंडस्ट्री बॉडी, रेरा के ऑर्डर का अनुपालन होना चाहिए। देयर इज नो सेकंड थॉट, कोई उसमें डिले नहीं होना चाहिए। बट देयर इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है। अब यहाँ पे डेवलपर के पास बहुत बड़ा धर्म संकट है कि वो या जो उसके पास पैसा है वो बायर को रिफंड कर दे एज पर रेरा ऑर्डर कंप्लायंस, या जो उस प्रोजेक्ट के अंदर बाकी बायर्स हैं उसको वो घर डिलीवरी प्रोजेक्ट में पैसा लगा के उसको घर डिलीवरी की ओर ले जाए, ताकि बायर्स को उसका घर मिल सके और जो बचा हुआ जो इन्वेंट्री है प्रोजेक्ट की वो सेल हो सके और वो बायर को रिफंड हो सके ना। इसके अंदर अभी जैसा सर ने अभी बताया कि रेरा एक नया एक्ट है, नया लॉ है, ये अभी एक इवॉल्विंग स्टेज के ऊपर है, तो इसके अंदर प्रोबेबली काफी सारे अभी इन चीजों को इवॉल्व होना है कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जैसे इस टाइप की अगर आए तो उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। बिल्कुल, चलिए मैं वन पॉइंट आई लाइक टू ऐड हियर। देखिए डेफिनेटली एक्ट के अंदर प्रावधान है, इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, सारी चीजें हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि किसी को जेल में डालने से सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। जी। अगर वो बाहर रहेगा तो अपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेचेगा, कुछ करेगा, और रेरा के ऑर्डर का कंप्लायंस करने इज मच मोर इजियर। अगर जहां पर लगता है अथॉरिटीज को दैट द डेवलपर इज जेन्युइन एंड वो सीरियसली ऑर्डर का कंप्लाई करना चाहता है, ही शुड बी गिवन वेरियस ऑप्शंस। या तो एज अ जो बायर अपना रिफंड चाह रहा है वो कोई दूसरी प्रॉपर्टी की उसको ऑप्शन देनी चाहिए, या उसको ये देना चाहिए कि आप कुछ समय तक वेट करें। ऑफ कोर्स जो उसका आपको जो इंटरेस्ट है, जो आपका जो रेरा ने एक इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब किया है, उस इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा वापस मिले, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि मैम इंडिया में मोर देन 80% ऑफ जो हाउसिंग है वो प्राइवेट डेवलपर्स के द्वारा ही दी जा रही है। जी हाँ, और इस सेक्टर इतना बड़ा है इसलिए जो प्रॉब्लम्स है वो उजागर भी ज्यादा होके आती हैं। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि अपनी गाढ़ी कमाई जब आप एक जगह दे देते हैं और फिर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमें मिल ही नहीं पाएगा, तैयार नहीं हो पाएगा, तो फिर बायर चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा पैसा वापस मिल जाए ताकि हम दूसरी जगह निवेश कर सके। कॉल्स और मेल आपके आने लगे हैं, आइए उस तरफ हम पढ़ते हैं। जुनैद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जुनैद जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जुनैद जी, पूछिए। हमारे क्या सवाल ये है मैडम, तो ये जो कंस्ट्रक्शन बंद है, जो हमारे दिल्ली राजधानी में इतने लेबर मजदूर हैं, तो वो जो भूखे मर रहे हैं वो क्या करेंगे मैडम? हम समझ नहीं पा रहे हैं आपके सवाल को। हाँ जी। जी, लेबर्स को लेके आपने सवाल पूछा है। जी हाँ जी। आप जी देखिए ये जो पॉल्यूशन है, जो अब पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि जब भी दिवाली के बाद का समय आता है, स्टबल बर्निंग होती है, पॉल्यूशन होता है, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया जाता है अमंग्स अदर मेजर्स। अब जब कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया जाता है तो इसके एक ठीक है बायर है, बिल्डर है, बट इसके एक स्टेक होल्डर जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वो भी इसके एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है। मोस्ट ऑफ देम दे आर डेली वेज अर्नर्स, जो आपके अनऑर्गेनाइज लेबर जिसे हम कहते हैं वो हैं, और जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वर्किंग कंपोनेंट है। इस कंस्ट्रक्शन बैन से सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है, बिकॉज उनको अपना डेली उनको जो रोज़गार है उनका रोज़गार नहीं मिल पाता, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है वो क्या करें। जी, इन सभी समस्याओं का क्या उसमें भी हल सोचा गया है? हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक बहुत अहम मेल है, आयुष मौर्य हैं, लिखते हैं 3 साल पहले उन्होंने फ्लैट बुक किया था रेरा कानून के आने से पहले। कह रहे हैं कि निर्माणाधीन है अभी भी प्रोजेक्ट, और जो बिल्डर हैं वो साइट को अधूरा छोड़कर चले गए हैं। इनके पास अब क्या ऑप्शन है, और कोई दूसरा अब इस फ्लैट को बना रहा है लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। रोहित, आप बताना चाहेंगे इनके पास कानूनी उपाय क्या है? देखिए, एक तो पहले वो देखना है कि आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है कि नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे है तो फिर वो उसी के अंडर में उसके तहत सारी कार्रवाई होनी है जी। और अगर वही फिर रेरा में ही जाना होगा उनको, क्योंकि प्रावधान अगर है वहाँ पे तो वहाँ ऑनलाइन का भी प्रावधान है, वहाँ पे खुद जाकर के प्रावधान है, और वहाँ पे खुद भी अपीयर हो सकते हैं, इन पर्सन भी जाकर के वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं और कह सकते हैं, और अपनी वहाँ चीज़ें आप अपनी सारी चीज़ों को जो आपके पास प्रूफ है और जो आपके पास ब्रीच, आपके पास जो
एग्रीमेंट हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में, वो चीज़ें आप ले जाकर के कोर्ट में कहेंगे, आपको वहाँ से फिर राहत मिलेगी। जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी सर कि कई लोगों की ये क्वेरीज आ रहे हैं कि जिन लोगों का रेरा लागू होने से पहले प्रॉपर्टी की खरीद हुई है, क्या उनको राहत मिल सकती है इसमें? हाँ, ये पहले समझिएगा कानून लागू किस पर होता है। जी जी इस कानून में दो चीजें हैं, एक है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और एक है ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रमोटर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द अलॉटी एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट। जी जी ये एक्ट 2017 में आया। 2017 के बाद का कोई भी प्रोजेक्ट जो नया लागू होगा, जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बिल्कुल। दूसरा, इस एक्ट में बड़ा एक अच्छा प्रावधान है, एक प्रोविजो है सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो ये कहता है प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन जो प्रोजेक्ट पहले चल रहे थे और अभी खत्म नहीं हुए, जी उन प्रोजेक्ट का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जी यानी जो आपने कहा ना कि जो इस एक्ट के आने से पहले प्रोजेक्ट शुरू हो गया, 3 साल पहले, 1 साल पहले शुरू हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। जी और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जो 10% कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, उतनी पेनल्टी लग सकती है, दैट इज हैवी पेनल्टी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो कहा ना कि उसने टाइमली पूरा नहीं किया, रजिस्ट्रेशन का पर्पज क्या है? जी रजिस्ट्रेशन मुख्यतः 4 चीजें इंश्योर करता है। कंप्लीशन, सॉरी, प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट से कंप्लीशन तक को मॉनिटर करता है। जी जी आपने एक डेट दी, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो एक डेट देते हो कि इस तारीख को मैं प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा, और फिर वो क्वार्टरली वो देता है कि मैं पहले क्वार्टर में ये काम करूंगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। तो सबसे जरूरी काम जो रेरा करता है कि उसने, जो बिल्डर ने, जो प्रमोटर ने लिख करके दिया है कि मेरी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी क्वार्टरली, वो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट मॉनिटर करता है। जबकि पहले प्रोजेक्ट जब लेट हो जाता था, प्रोजेक्ट जब बहुत ज्यादा डिले हो जाता था, तब जाके वो स्टेज आती थी। अब 3 महीने में देखा कि काम उसका अप टू मार्क नहीं है, रेरा विल इश्यू में नोटिस। फिर देखा 6 महीने में उसने कवर अप कर लिया है, वेरी गुड। दूसरी चीज जो होती थी कि मान लीजिएगा कि बिल्डर ने लेआउट प्लान चेंज कर दिया, या बिल्डिंग के स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिए, या उसमें कोई और दूसरी अमेंडमेंट कर दी, तो उस समय जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तब क्या आपका रेमेडी रहेगी? जी कम से कम उस दौरान जैसे आपको मालूम पड़ा कि उसमें इस तरह कोई चेंज किया गया है, तो रेमेडी है, आप उसे रोक सकते हो, बिल्कुल। रिस्ट्रेन ऑर्डर पास कर सकते हो। जी जी तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि रेरा के प्रोविजंस उन लोगों पर भी लागू होंगे जिन लोगों का प्रोजेक्ट रेरा के आने से पहले पूरा हो गया। जी ये एक बड़ा भारी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। इसमें हमारी अथॉरिटी ने पूरे देश में पहली बार ये फैसला दिया था, जो लिमिटेशन पीरियड के अंदर आते हैं, वो प्रोजेक्ट जो लिमिटेड पीरियड में आते हैं और उनमें यदि कोई शिकायत है वो हम एंटरटेन कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1 मई 2017 से पहले एक प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जी एक प्रोजेक्ट 10 दिन के बाद पूरा हुआ, ऑनगोइंग आ गया, उसका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, आपने कह दिया ये तो कवर हो गया। लेकिन जो 10 दिन पहले हुआ था उसमें मान लो विद इन 5 years डिफेक्ट आ गया, तो क्या उसको राइट नहीं मिलेगा? ही विल गो समवेयर एल्स। हम लोगों ने यही कहा कि रजिस्ट्रेशन एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है। जो ऑब्लिगेशन है प्रमोटर के, उनका रजिस्ट्रेशन से लिंक नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो खत्म हो जाता है कहाँ? जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद आपने पैसे देना है, पैसे नहीं देगा तब भी आपके पास आएगा। कन्वेंस डीड करानी है, कई बार फालतू पैसे मांगे जाते हैं, कई बार उससे दूसरी दिक्कत जाती है। तो इसका मतलब रेरा जो है ना, उन सभी प्रोजेक्ट्स पर लागू है जो प्रोजेक्ट इससे पहले पूरे भी हो गए। अब लैंड टाइटल डिफेक्ट है, पूरी जिंदगी लैंड टाइटल डिफेक्ट जो है उसमें कभी भी आ सकता है, कोई कभी भी जा सकते हैं। ये एक बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कि आप कभी भी जा सकते हैं रेरा, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है। आइए जानते हैं रेरा एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण नियम। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको लगातार बता रहे हैं, बिल्डर के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर कराना ही होगा। प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी उसे देनी होगी। बिल्डर किसी खरीदार से धोखाधड़ी करता है तो खरीदार रेगुलेटरी अथॉरिटी में इसकी शिकायत कर सकेगा, और दोषी पाए जाने पर बिल्डर को 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। रियल एस्टेट कंपनी के साथ रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। एजेंट अगर दोषी पाया जाता है तो 1 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है, और बिल्डर्स को हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अकाउंट बनाना होगा। खरीदारों से मिले पैसे का 70% हिस्सा जमा करना होगा और इस्तेमाल सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकेगा।
बिल्डर को अथॉरिटी की वेबसाइट पर संबंधित प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी देनी होगी और हर 3 महीने पर प्रोजेक्ट की स्थिति का अपडेट आप वेबसाइट से ले सकते हैं। इससे खरीदारों को अपडेट मिलता रहता है। रेरा से रजिस्ट्रेशन के बिना किसी प्रोजेक्ट का विज्ञापन बिल्डर नहीं दे सकता है और बिल्डर शुरुआती फीस या आवेदन शुल्क के रूप में कुल रकम का 10% से अधिक नहीं ले सकता जब तक कि बिक्री के लिए रजिस्टर्ड अग्रीमेंट ना हो जाए। और खरीदार को अगर समय पर पोजीशन नहीं मिलता है तो खरीदार अपना पूरा पैसा ब्याज समेत वापस ले सकता है या फिर पोजीशन मिलने तक हर महीने ब्याज भी ले सकता है। ये नियम रेरा के तहत बनाए गए हैं जो आपके हक में हैं। सुनील हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। सुनील जी पूछिए अपना सवाल। सुधीर है जी, सुधीर जी पूछिए। हाँ मैडम, मेरे रेरा के जो अध्यक्ष है उनसे ये पूछना है कि जैसे कह रहे हैं कि 3 महीने पर हर प्रोजेक्ट का रिपोर्ट रेरा में देना होता है और जैसे हमारे बहुत सारे, जैसे मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर भी हूँ और काफ़ी सारे हमारे जो इन्वेस्टर और रियल बायर्स है और मैंने भी कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो मैंने एनसेल एपीआई में और मेरे जो ग्राहक भी है काफ़ी वहाँ पे खरीदारी करके रखे, लेकिन जबकि ऑर्डर आ चुका है रेरा से कि आप इतना तक काम कंप्लीट कीजिए, फिर भी वो नहीं हो रहा कंप्लीट। और जो हमारे बायर भी हैं रेरा में जा रहे हैं बार बार और उनको ईएमआई पे करने में तो परेशानी होती ही है, ये आप सबको जानते हैं। तो मेरा ये सुझाव, ये उनसे सजेशन भी और ये कहना है कि जैसे जो अभी गवर्नमेंट का है जो फंड आने वाला अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का, तो ये देखा जाए कि कौन सा बिल्डर एक काम कंप्लीट कर सकता है और उसके हिसाब से बिल्डर पे ये प्रेशर बनाया जाए कि आप फंड लेके काम कीजिए। जैसे क्रेडाई के भी अध्यक्ष करने की देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी क्रंच, अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जैसे बायर्स के पास भी काफी लैंड पड़ा हुआ है, तो रेरा उस पर ये दबाव बनाए कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को सेल कीजिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट। हमारा जो प्रोजेक्ट है 2012 का है और 20-21 तक नहीं बोला भी रेरा, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है मैडम। चलिए सुधीर, इसी सवाल को उठाते हैं जी। के खंडेलवाल जी पहले आपके पास, फिर गौरव आपके पास भी आएंगे जी। देखिएगा, एक बहुत अहम बात गौरव जी ने कही थी कि रेरा कानून का उद्देश्य यही नहीं है कि प्रमोटर को पेनलाइज कर दो, एलओटी को रिफंड दिला दो या ब्याज दिला दो। मुख्य काम हमारा है कि रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ कैसे हो, ग्रोथ हो। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। हमारा सबसे बड़ा काम है जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट हैं, जो हेल्ड अप प्रोजेक्ट्स हैं, जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट को पूरा कैसे कराया जाए। उसमें 2 चीजें हैं। एलओटी का नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, दिस इज द गारंटी अंडर रेरा। क्यों? यदि पोजीशन लेट हुआ है तो जो पैसा उसका जमा कराया हुआ है उसका फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले ही विल गेट इंटरेस्ट एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट। मान लो आज मिले, 2 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, साल के बाद मिले, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, देयर इज नो लॉस टू हिम। दूसरी चीज, यदि पैसा रिफंड भी कराना है, रिफंड उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए। रेरा कानून में चूंकि ये ऑप्शन है एलओटी के पास कि या तो रिफंड ले ले यदि पोजीशन नहीं मिला है ड्यू डेट को, या वो एवरी मंथ ऑफ डिले का प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज ले ले। लेकिन यदि सभी लोगों ने, जैसा कि गौरव जी ने कहा कि भाई प्रोजेक्ट चलता कैसे रियल एस्टेट का, लोगों से पैसा आता है, कुछ पैसा अपना लगाते हैं, फिर उस पैसे से ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये एक प्रोजेक्ट मान लो 80% पूरा हो गया और उसके बाद आप सब लोग रिफंड मांगने लगे। हमारा क्या उद्देश्य है, 80% पूरा हो गया, 20% पूरा कैसे करें। उस पूरा करने के लिए, जैसा कि जो अभी कॉलर थे उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा उन्होंने बात की और इसी तरीके से रेरा काम करती है। गुड़गांव भी हम लोगों ने इस तरह कई प्रोजेक्ट लिए हैं पर्पज है उनको पूरा करने के लिए। जैसे एक प्रोजेक्ट है, बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है, उसमें 2000 फ्लैट्स हैं, अराउंड 1500 फ्लैट उसके अलॉट हो चुके हैं, 500 फ्लैट्स बचे हुए हैं, अनसोल्ड हैं। 1500 जो बने हुए हैं उनमें से 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक 20 करोड़ रुपए लगा दीजिएगा आप, विद इन 3 मंथ्स आप पोजीशन दे दोगे। दूसरे में 50 करोड़ लगा दीजिएगा, 6 महीने में दे दोगे। तीसरे में आप 80 करोड़ लगाइएगा, 1 साल में दे दोगे। अभी पैसा कैसे आए, 3 तरीके हैं। जो एलओटीज हैं, इन एलओटीज को जो पैसा देना है, एक वो पैसा आएगा, दूसरा पैसा जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उससे आएगा। यदि दोनों का टोटल जो है वो प्रोजेक्ट को पूरा करने में जितना पैसा लगना है उससे ज्यादा है तो प्रोजेक्ट सरप्लस है, नहीं है। तो जैसा कि उन्होंने कहा, वी आर वेरी रिगरसली इम्प्लीमेंटिंग। यदि उसके पास जमीन बची हुई है, उस जमीन को अटैच कर रहे हैं, वी पुट इट टू सेल। पर्पज हमारा ये है कि यदि कोई बिल्डर लैक करता है, यदि कोई बिल्डर पूरा नहीं कर पाने या प्रोजेक्ट छोड़ के भाग जाता है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए उसका ऑडिट कराएं, फोरेंसिक ऑडिट कराएं, पैसा जहां डाइवर्ट हुआ उस पैसे को वापस लाएं और किसी भी प्रकार से उस प्रोजेक्ट को पूरा करें। यदि पैसा रिफंड करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। यानी एक आदमी के हित की रक्षा करने के लिए आप
सभी लोगों के हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकते। जी। चलिए, ऐसे ही कई खरीदार हैं जो अपने फ्लैट का पोजीशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्डर से बार बार बात करने के बाद इन्हें आश्वासन हाथ लग रहा है कि फ्लैट जल्द ही दे दिया जाएगा। और क्या इन्हें रेरा से राहत मिल सकती है, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। पहले इनकी कहानी सुनते हैं। मैं पेशे से आईटी इंडस्ट्री में हूँ और मैंने यहाँ सेक्टर 118 नोएडा में अजनारा एम्ब्रोशिया पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। जब भी जाता हूँ टावर खड़ा ही हुआ दिखता है, कभी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस दिखती है, बट चूँकि आसपास का कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा है कि अंदर जाके देखने का प्रोविज़न ही नहीं है। तो बाहर से लगता है कि टावर खड़ा है, अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो और मैंने स्कीम ली थी सबवेंशन की। सबवेंशन इज़ समथिंग जिसमें कि आपको ईएमआई नहीं देनी है पोजीशन तक। बिल्डर ने मुझे लिख के भी दिया था कि नो ईएमआई टिल पोजीशन, और वो पेपर भी है मेरे पास। इनफैक्ट मैं काफ़ी कंफर्टेबल भी था कि ठीक है, जब तक मैं इधर का रेंट दे रहा हूँ और जब मुझे मिलेगा मैं शिफ्ट हो जाऊँगा तो मेरा रेंट जो है वो ओवरलैप नहीं होगा। और दिसंबर 2017 के आसपास आते आते जब मैं वहाँ गया देखने तो मुझे लग रहा था कि कंस्ट्रक्शन तो अभी भी बहुत कम है। लग रहा था कि कम से कम साल भर और लगेगा। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ टावर शायद हम रिलीज़ कर दें और कुछ हम शायद बाद में करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हर 3 महीने का वो हम मुझे आश्वासन देते रहे कि दिसंबर 2017 में तो हम दे नहीं पा रहे, हम आपको मार्च में या जून जुलाई तक दे देंगे 2018। और कंटिन्यू फॉलोअप होने के बावजूद भी वो हर बार 3-3 महीने का आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे थे। पहले तो वो वेबसाइट में भी अपडेट करते थे कि कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है टावर वाइज, अब तो उन्होंने वो भी करना बंद कर दिया है। आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। जी आलोक जी, पूछिए। जी हेलो मैडम, मेरा सवाल ये है कि सपोज हमने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, और उसका मेरा क्वेश्चन है कि वहाँ पर बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी का टाइटल अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास है, जहाँ पर ऑलरेडी सेक्शन 4 लगी हुई है, धारा 4 लगी हुई है। तो क्या हम इस चीज के अगेंस्ट में, चूंकि बिल्डर ने ये बात मुझसे छिपाई थी, तो क्या इस चीज के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन है कि हम रेरा में कंप्लेन कर सकें? जी बिल्कुल। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अगर कोई तथ्य छुपाया जा रहा है तो क्या इसके खिलाफ ये जा सकते हैं रेरा? देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें आपको बताएं कि कई सेक्शन हैं वहाँ पे, उसमें रेरा में आप कंप्लेंट जो करते हैं वो कंप्लेंट आपकी वो 31 में कंप्लेंट है, जो आप उसमें अपनी सारी बात कह सकते हैं। उसके बाद भी जो है रिवोकेशन का भी है, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात भी कही गई है कि रजिस्ट्रेशन अगर उनको कैंसिल कराना है तो उसकी बात पे भी आप जा सकते हैं। आप वहाँ पे जाकर के जो फैक्ट्स जो मिसलीड करा गया, कंसील किया गया, वो सारी चीज़ कह गया कि तब उस पर जो है रेरा उस पर एक्शन लेगी, अथॉरिटी उस पर एक्शन लेगी। जी बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा एक मिनट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझेंगे क्योंकि ये कानूनी एक पहलू है इसमें। सेक्शन 3 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, बुकिंग से। सेक्शन 4 में रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर उसने कुछ डिक्लेरेशन देने हैं। डिक्लेरेशन देना है कि इस ब्रांड पर कोई इनकम रेंज नहीं है जी। इस पर कोई लोन नहीं लिया हुआ, ये नक्शा है, ये इसकी वो साइज है, ये इसकी रेट, मतलब उसको करीब उसमें 18-19 ऐसे हेड्स हैं जिनमें डिक्लेरेशन देना होता है। यदि वो डिक्लेरेशन गलत दे देगा तो वायलेशन हो गया सेक्शन 4 का। सेक्शन 4 का वायलेशन हो गया तो उस पर सेक्शन 60 में कार्रवाई हो जाएगी। तो जैसा कि माननीय दर्शक महोदय ने सवाल किया कि यदि वो गलत तथ्य देता है, मतलब सेक्शन 4 में जो डिक्लेरेशंस दिए हैं, जो देना कंपलसरी है और सही देना जरूरी है, यदि वो गलत देता है तो सेक्शन 60 में उसके प्रति कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि मेरे साथी उन्होंने बताया कि सेक्शन 31 के अंतर्गत कोई भी वायलेशन करे, बिल्डर करे, अलॉटी करे, रियल एस्टेट एजेंट करे, उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं इनमें से कोई दे, एनी पर्सन, एनी एग्रीड पर्सन दे सकता है। और एग्रीड में सरकार की ओर से अफसर भी दे सकता है। जी बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे? जी देखिए सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो आपने कहा कि देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पर जो डेवलपर है वो ज़मीन खरीदता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से। फॉर एग्जांपल, मैं जो एग्जांपल यहाँ कोट करना चाहूँगा, नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनसे ज़मीन खरीदी, मैंने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया, सारे डिक्लेरेशन दी,
ज़मीन खरीदने के बाद पता चला यहाँ की फार्मर्स डिस्प्यूट आ गया। जी जी। फार्मर डिस्प्यूट किस में आया? डेवलपर वो फार्मर्स में नहीं, अथॉरिटी ऑफ फार्मर्स में। ये मामला कोर्ट में भी उठा था, मैम, आपको ये याद होगा, मामला- कई ऐसे बिल्डर्स थे जिनके वहाँ के गांव के लोगों के साथ डिस्प्यूट थे, लेकिन अल्टीमेटली वो जो प्रेशर है वो बायर्स पर आ जाता है। तो यहाँ पर कहाँ राहत है? देयर इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू आपको कहना चाह रहा हूँ। जी देखिए, ये इस टाइप के जो डिस्प्यूट्स हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक वाइड इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जब तक डेवलपमेंट अथॉरिटीज को रेरा के एम्बिट के अंदर हम नहीं लेके आएंगे, चाहे जो वो लैंड से रिलेटेड हो जो डेवलपर ने उनसे खरीदी हो, जी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। यहाँ पे मैं आपको एक सिद्धार्थ फेयर गाजियाबाद का एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। यहाँ पे डेवलपर्स ने अथॉरिटी से ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड, इलीगल डंपिंग यार्ड आ गया। जी जी। ना अब उसको देखते हुए डेवलपर का माल बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, कंस्ट्रक्शन होगी नहीं। ना हु इज द अल्टीमेट सफरर? ऑफ कोर्स बायर विल बी द सफरर एंड डेवलपर विल बी द सफरर, बट एज ऑफ नाउ अथॉरिटी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो टोटली रेरा के एम्बिट से बाहर है, किसी पेनल्टी से बाहर है। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन जाती है, हम सिविल कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, बट अगेन अ टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस, वक्त ले लेता है बहुत इसमें ज्यादा। थोड़ा सा इसमें वो है कि इंटरप्रिटेशन की बात है। ये फैक्ट है कि मेनली इसके प्रोविजंस लागू होते हैं 3 स्टेक होल्डर्स पर। बिल्कुल। जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, लैंडिंग एजेंसीज हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन पर इसके प्रोविजंस इतने डायरेक्टली लागू नहीं होते। डायरेक्टली नहीं होते। लेकिन जी ये देखा गया है कि जब भी कभी एक क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर अथॉरिटी द्वारा पास किया जाता है और डायरेक्शंस डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी जाती हैं, उनकी 100% कंप्लायंस होती है। क्यों? डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी तो उद्देश्य यही है कि वो रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए है, और यदि वो गलती पर है, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे मामलों में डेवलपमेंट अथॉरिटी को डायरेक्शंस दी हैं जहां उन्होंने जबरदस्ती उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, कंप्लीशन हो गया, ओसी नहीं दे रहे, ओसी नहीं दे रहे तो सफर कर रहा है। यानी We have कई issued स्तर पर- directions। कई स्तर पर चीजों को ठीक आप करने उन्हें की कवर जरूरत कर सकते हो। जी। सेक्शन 31 में वकील साहब बदलाएंगे, बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक वर्ड लिखा हुआ है, जी उसमें लगा हुआ है दीज डायरेक्शंस इशूड बाय द अथॉरिटी shall be binding on all concerned। सेक्शन 37 जो कहता है, अब ऑल और उड़ा दो इसमें से, shall be binding on all concerned, कंसर्न कर दो, कंसर्न वो 3 ही हुए। जब ऑल वर्ड आ गया तो हमने उस ऑल वर्ड की व्याख्या कानूनी ये की है कि ऑल वर्ड में जब आप कोई प्रमोटर को डायरेक्शन दे रहे हो, प्रमोटर उस डायरेक्शंस को कभी कंप्लाई कर सकता है, जबकि जो कंसर्न स्टेक होल्डर है वो उसकी कंप्लायंस करे। जैसे हमने बैंक को कहा, बैंक को डायरेक्शन इसी में देते हैं 37 में कि आप अकाउंट फ्रीज कर दो, इस अकाउंट से पैसा निकाल के अलॉटी को वापस कर दो। तो पर्पज ये है कि इंटरप्रिटेशन की बात है, नया कानून, नए कानून में धीरे धीरे नई नई इजाद हो रही है। एक बहुत अच्छा मेल है, वो भी ले लेते हैं। व्हाट इज चेंज इन रेरा फॉर प्लिंथ एरिया एंड बिल्ट अप एरिया एंड अदर रिलेटेड पॉइंट ऑफ सिविल इंजीनियर। इसमें जो अहम क्लॉज है कि अगर कुछ तब्दीली हम देखते हैं तो क्या उसमें भी हम शिकायत कर सकते हैं? थोड़ा इसको है ना कि ये बहुत जी, आदिल भोरानिया का ये सवाल है, टेक्निकल पॉइंट है, इसको बहुत समझिएगा पहले क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, पहले जो होता था ये सुपर एरिया बेसिस पर मार्केटिंग होती थी पूरी। बिल्कुल जी। सुपर एरिया का कैलकुलेट करने का तरीका न तो इसकी डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन है कहीं, जो आपके एक्ट हैं उन एक्ट्स में भी वेरिएशन है। सुपर एरिया को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल चीज है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, बहुत छोटे एग्जांपल। एक आदमी ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। 1000 स्क्वायर फीट उसको सुपर एरिया बेचा गया। नेट एरिया उसका जब ये बेचा गया तो नेट एरिया करीब 700 के करीब था। बाद में उसने कह दिया जी नेट एरिया तो आपका ये 600 है, और फाइनली उसे जो मिला ना वो नेट एरिया मिला 450। इसमें बदमाशी क्या होती है, एफआईआर जो टोटल प्रोजेक्ट का सैंक्शन हुआ उस एफआईआर को भी बेच सकते हो आप। आज की तारीख में एक तो ये सुपर एरिया बेसिस बंद हो गया। इस एक्ट ने कहा कि जो भी सेल होगी वो नेट एरिया पर होगी, नेट एरिया पे होगी। और जो नेट एरिया क्या है, जो दीवारें हैं, दीवारों के अंदर जो कुछ आ गया वो नेट एरिया है। वरांडा कवर्ड नहीं है उसमें, बालकनी कवर्ड नहीं है उसमें। पहले वरांडा भी डाल देते थे, बालकनी भी डाल देते थे। तो एक तो नेट एरिया हो गया, तो उससे क्या कंफ्यूजन दूर हो गया कि सेल का बेसिस पर स्क्वायर फीट केवल नेट एरिया है। ये बेहद अहम जानकारी आपने दी है। जी जी बिल्कुल। आइए जानते हैं कि आप बिल्डर के खिलाफ रेरा में कैसे शिकायत कर सकते हैं और कब शिकायत कर सकते हैं। फ्लैट कब्जे के वितरण में देरी हो रही हो, राशि वापस करने और फ्लैट बुकिंग रद्द करने के लिए बिल्डर द्वारा इनकार करने पर, रेरा के तहत फ्लैट के पंजीकरण में देरी,
जैसा कि एक्सपर्ट्स ने बताया, बिल्डर द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि पर भी, फ्लैट पर कब्जे में देरी के लिए बिल्डर द्वारा जुर्माना देने से इनकार करने पर, खरीदार से अनुमति के बिना प्रोजेक्ट लेआउट में किसी भी तब्दीली करने पर, जैसे पार्किंग स्पेस, स्टोरेज स्पेस या एलिवेटर जैसी सुविधाएं ना मिलने पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। कैसे करें? प्रमोटर, आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ शिकायत करने के लिए फॉर्म के जरिए आप रेरा ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया आपको राज्यों में रेरा में ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा है सभी जगह, और शिकायत दर्ज होने के 60 से 62 दिनों के अंदर इसमें निपटारे का प्रावधान है। और प्रोजेक्ट डिलीवरी में देरी के अलावा सेवा से जुड़ी शिकायत भी संभव है। फ्लैट की कीमत और डेवलपर द्वारा दी गई कोई रसीद या डॉक्यूमेंट इसमें आप ज़रूर दें। एजेंट या डेवलपर के साथ चल रहे मुद्दे का सार अपनी कंप्लेंट में बताएं। सारी डिटेल देने के बाद आपको फीस वहाँ भरनी होगी। इस तरह आप शिकायत कर सकते हैं। सुनील हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। सुनील जी पूछिए। हेलो जी। हम लोग यहाँ गया में एक जगह जमीन, मतलब फ्लैट बना के नहीं देना है उसको, वो जमीन हम लोग को देगा और किस्त में पैसा ले रहा है जी। तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी पूरा दिया नहीं है। जो लोग जमीन बेच रहा है वो जी पर मंथ 980 वर्ग फीट का हम लोग से 30,000 रुपये पर मंथ ले रहा है। 35 महीना तक एग्रीमेंट किया, 35 महीना तक देना है। जी, आप कभी साइट पर गए हैं? आपने जमीन अपनी देखी है? हाँ, साइट पर गए हैं, जमीन देखी है। जी, इनके मामले को हम किस तरह से देखें खंडेलवाल जी? देखिएगा कि इस एक्ट में 3 चीजें दी गई हैं, एक प्लॉट, एक अपार्टमेंट और एक बिल्डिंग जी, और तीनों की डेफिनेशन दी है। तो चाहे वो एलओटी प्लॉट का हो, अपार्टमेंट का हो या बिल्डिंग का हो जी, वो एलओटी इस एक्ट के तहत कवर होता है और वो अपनी शिकायत कर सकता है। जिस तरह से अपार्टमेंट्स में नेट एरिया बेसिस था, यानी 500 गज से ज्यादा की कोई भी चीज है या 8 से ज्यादा अपार्टमेंट है, उसकी जो सेल होगी, सेल से पहले रजिस्ट्रेशन आवश्यक है जी। और रजिस्ट्रेशन में वो सारी चीज बताएगा, कब वो डेवलप करके देगा उस प्लॉट को, उसके साथ फैसिलिटीज क्या क्या होंगी। ये पता कैसे कर सकते हैं? जैसे ये कह रहे हैं कि इन्हें कोई क्लू अभी नहीं मिल रहा आ रहा हूँ। सबसे पहले चीज जो मैंने आपसे कही थी ना, सेक्शन 4 के अंदर डिक्लेरेशंस होते हैं। वो डिक्लेरेशंस अथॉरिटी की वेबसाइट पर होते हैं और वो डिक्लेरेशंस अपनी साइट पर भी रखता है वो, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ वो डिक्लेरेशंस की कॉपी साइट पर रखेगा। एलओटी को जब तक, पहले तो क्या होता था, बाउंसर होते थे, अंदर नहीं घुस देते थे, ना ऑफिस में ना साइट पर। आज की तारीख में कोई इस तरह की शिकायत नहीं आ सकती। यदि कोई ऐसा रोकता है, उसके काम हम कार्रवाई करते हैं। और एक नई चीज जो हम करने जा रहे हैं गुड़गांव में, जो कि एलओटी जो काम होगी, जरूरी कि एलओटी बहुत पढ़ा लिखा हो, एलओटी को नक्शा पढ़ना आता हो, एलओटी को प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी समझ में आती हो। अब रिटन में तो मौजूद है और साइट पर होती है। हम 1 जनवरी से हरियाणा में एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि बिल्डर जो डिक्लेरेशन कर रहा है उसकी एक फिल्म बना के देगा जी। उस फिल्म में स्पेसिफिकेशंस होंगे, सैंपल फ्लैट का जिक्र होगा, उसमें क्या फैसिलिटीज दी जा रही है उनका होगा, क्लब होगा नहीं होगा, क्लब कैसा होगा, उसकी पूरी वो दें पूरी, और वो पिक्चर की फॉर्म होगी बिल्कुल, ताकि उससे है ना एक एलओटी जो कि पढ़ा लिखा नहीं है वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। तो इन्हें अथॉरिटी के साइट पे जाना चाहिए, काफी जानकारी इनको वहां से मिल जाएगी। सुरजीत हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। सुरजीत जी पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, हमको ये बात जानना है कि रेरा में जमीन है या नहीं, ये कहाँ से जान पाएंगे? और बिहार बिहटा एक जगह है, उसमें एक जमीन मैंने देखा हुआ था प्लॉट जी, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसी के बगल में है। तो वो जमीन अगर हम ले रहे हैं तो बनाने के लिए, कहने का मतलब एयरपोर्ट जो है पहले लेने के बाद कोई ऑब्जेक्शन तो ना करे कि यहाँ जी, 3 फ्लोर या 4 फ्लोर खरीदारी से पहले इन्हें क्या कदम उठाना चाहिए, आप बताएं गौरव। देखिए, इसमें जैसे इन्होंने जो बिहार के हमारे जो सवाल आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये जो प्लॉटिंग हो रही है, ये ऑथोराइज प्लॉटिंग है या इलीगल प्लॉटिंग है जी। क्योंकि और सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि आप जो प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, जहाँ पे प्लॉटिंग ले रहे हैं, क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। आज की डेट में हर कस्टमर जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये होना चाहिए कि क्या ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है या नहीं। अगर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, उसका एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसकी कंसर्न स्टेट की वेबसाइट पे जाके उसकी सारी डिटेल्स को देखे, भली बात ही समझे। और जैसा कि सर ने कहा, एक सर ये बहुत ही एक वेलकमिंग स्टेप है कि जब एक ऑडियो विजुअल भी आ जाएगा तो जो कम पढ़ा लिखा बायर है वो भी चीज़ को समझ सकता है। बट ये एक जो अनवांटेड गेन की तरफ हम देखते हैं कि आज कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, हम उसमें ये भूल जाते हैं कि लीगल है या नहीं है।
कल को ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी। तो ये सारी चीज़ों का मापदंड देखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और देखें कि जिस डेवलपर से आप ले रहे हैं क्या वो किसी संस्था का मेंबर, जैसे क्रेडाई है उसका मेंबर है या नहीं, क्योंकि जो भी एक क्रेडाई का मेंबर बनता है उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करना पड़ता है जिसमें उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि वो जितना भी काम करेगा लीगल करेगा, बायर से किए हुए कमिटमेंट्स को पूरा करेगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसे सॉर्ट आउट करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात की क्रेडाई से भी अगर वो एक्रेडिटेड है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल इस पर थे कि अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं प्रोजेक्ट डिलीवरी का, क्या उन्हें रेरा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर मान लीजिए पैसे वापस भी नहीं मांग रहे लेकिन स्टेटस जानना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट का, तो क्या इसके लिए भी रेरा का रुख कर सकते हैं? देखिए, इसमें रेरा में बहुत ही वास्ट प्रावधान सब में दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ और भी है कि देखिए, अगर आपको मकान चाहिए तो आप रेरा में जाएंगे क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से वहाँ पे चीज़ें सब रखी हुई बनाई गई हैं और उसका एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, उसके बाद का भी आप आगे जा करके अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, फिर हाई सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। उतनी वहाँ तक जाने की नौबत भी नहीं आएगी जिस हिसाब से इतना वॉच कर रही है अथॉरिटी, ये रेरा अथॉरिटी, कि वो उनको जो है क्वार्टरली जो है वो अपडेट करना पड़ता है हर एक चीज़ जो रेरा अथॉरिटी को। तो यहाँ तक आपको वहाँ अब आप एनसीएलटी की बात अभी गुप्ता जी ने कहा कि एनसीएलटी में भी आप एनसीएलटी में तो अब 70% इंसॉल्वेंसी के केसेस जाने लगे हैं। अब लोगों को पैसा चाहिए होगा, अब रिकवरी ऑफ मनी के लिए आपको एनसीएलटी में अप्रोच करने जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे इंसॉल्वेंसी, अब दूसरे तरीके से उनके एसेट जो है सब वो सीज करे जाएंगे, सब लिए जाएंगे, फिर नीलाम होगा, फिर नीलामी होगा, फिर जाकर के उनके पैसे मिलेंगे। तो वो उस वहाँ पे भी जाकर के लोग अप्रोच करते हैं। तो अब रेरा का प्रावधान जो है बहुत सरल तरीके से कर दिया गया है। एनसीएलटी एक अलग अपना रोल करती है, एक कॉर्पोरेट आप उसमें ऐसे उसमें जाते हैं, केसेस जाते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें। एक बहुत अहम सवाल है सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे बहुत सारे मेल में ये सवाल आया है कि जब ये ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बैंकर्स भी होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब हम ईएमआई देने लगते हैं, पहले कहा जाता है नो ईएमआई टिल पोजीशन, और उसके बाद जब इनको देना पड़ता है 3 साल के बाद बायर्स पे आ जाता है ईएमआई देने का। तो इनका ये सवाल है कि बैंक्स को क्यों नहीं इसमें लाइबल ठहराया जाता है, सीधा सीधा बायर्स के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। पहले आप ये समझिएगा मैकेनिज्म क्या है इसकी। जी, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इन्होंने जो एक बात कही थी उसको जानता हूँ। रेरा का रजिस्ट्रेशन बड़ा जरूरी है। रेरा है तो भरोसा है जी, ये गारंटी है रेरा। बैंक उन्हीं तथ्यों को देखते हैं। रेरा है तो भरोसा है, और ये भरोसा किसको है? न केवल अलॉटी को बल्कि रियल एस्टेट एजेंट को, प्रमोटर खुद को, और उन सबको छोड़ करके जो लैंडिंग एजेंसीज हैं, बैंक है उसको, इंश्योरेंस एजेंसी को, पब्लिक एट लार्ज को और कॉन्ट्रैक्टर को। क्यों? सबके इन टच जुड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट पूरा होगा, टाइमली पूरा होगा। जैसे मैंने कहा ना, यदि प्रमोटर ने टाइमली पैसा नहीं दिया तो यू कैन पेनलाइज हिम, लेकिन अलॉटी यदि टाइमली पैसा नहीं देता जो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी है, ही कैन ऑल्सो बी पेनलाइज्ड एंड प्रमोटर कैन मेक ए कंप्लेंट। अब जो आपने बात रही बैंक्स में, ये क्या मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म क्या करता है? देयर आर 2 थिंग्स। वन इज, मैंने पैसा दिया प्रमोटर को और प्रमोटर ने उस पैसे से बनाना शुरू किया और जो अपने वायदे को उनको पूरा किया। यहाँ ये प्रमोटर वाली बात नहीं है, बैंक से पैसा लिया आपने, ये प्रमोटर ने फाइनेंसिंग स्कीम बनाई फाइनेंस करने के लिए। प्रमोटर ने कहा भाई मैं बैंक से ले लेता हूं और उसको कह दिया मैं 3 साल बना के दे दूंगा। मैं प्योरली देखा जाए तो प्योरली ये फाइनेंसिंग स्कीम हुई, ये अलॉटमेंट और उसकी स्कीम नहीं, क्योंकि बैंक ने सीधा पैसा उनको दे दिया, बैंक से ले लिया और उन्होंने 3 साल की उससे कह दिया और 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं। जिम्मेदारी पैसा किसका था? वो पैसा तो अलॉटी का था ना। बैंक तो अलॉटी को पकड़ेगा क्योंकि साइन किया उसने। तो यहाँ लायबिलिटी जो है वो बायर की ही बनती है। लेकिन आपके अधिकारों को रेरा में पूरी तरह से संरक्षित किया गया है और सबसे पहले अगर आप कहीं जा सकते हैं तो वो रेरा है और इससे हिचके नहीं। तमाम प्लेटफॉर्म से आप खुद रेरा ऑफिस जा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत सी जानकारी आपको रेरा के वेबसाइट पर भी अपने बिल्डर से जुड़ी हुई और तमाम मिल जाएंगी। हमें उम्मीद है कि आज के विषय ने आपको रियल एस्टेट से जुड़े कानून रेरा के तहत एक ग्राहक के तौर पर आपके अधिकारों को लेकर जागरूक किया होगा। आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आप सभी एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव आपका, रोहित आपका, खंडेलवाल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रेरा से जुड़ी हुई अहम जानकारी आप लोगों ने हमें दी है।
आपका कानून में आप किसी कानूनी विषय पर और जानकारी समाधान चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आप हमें सलाह दे सकते हैं, तरीका बहुत आसान, हमें मेल कर दीजिए आपका कानून.rstv@gmail.com पर, और YouTube, Facebook और Twitter के ज़रिए भी आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले हफ्ते रविवार 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे और बात होगी बाल यौन शोषण के खिलाफ कानून की। अगर आपके परिवार में या आसपास कोई इस गंभीर अपराध का शिकार हो रहा है तो आप दोषी को सज़ा दिला सकते हैं और एक मासूम की बचपन को बचा सकते हैं। पॉक्सो कानून किस तरह आपके लिए मददगार है, इस पर कानूनी राय लेंगे। कॉल के दौरान आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा। तो अगले रविवार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल आपका कानून में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।